वेलकम टू शिक्षापुर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे केमिस्ट्री की मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक द मोल कंसेप्ट। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। तो हम लोग शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट से। मोल कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए हम लोग इसके कुछ टर्मिनोलॉजी और बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास से शुरुआत करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम। ये एक एटम का मास है जो कि कुछ फिक्स स्टैंडर्ड के साथ रेशियो में रहता है। डाल्टन ने इसको अपने हाइड्रोजन स्केल के अनुसार इसे दिया था। ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रोजन स्केल इसको हम लोग देखते हैं कि ये है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो ये हो गई हमारी हाइड्रोजन स्केल के बेसिस में। फिर कुछ दिनों बाद ये ऑक्सीजन के स्केल में शिफ्ट हो गया। तो ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीजन स्केल भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो हम लोग जान लेते हैं बेसिस ऑफ ऑक्सीजन स्केल में क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन के स्केल में होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इंटू 1/16। 1/16 क्योंकि उसका मास 16 है। ठीक है। प्रेजेंट कंडीशन में हम लोग कार्बन 12 जो आइसोटोप होता है कार्बन का, उसके अनुसार हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड। तो कार्बन 12 के स्केल के अनुसार रैम का फॉर्मूला है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन वन कार्बन एटम। ठीक है, 1/12 क्योंकि मास ऑफ कार्बन 12 है। तो और आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। हम लोग अब एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग AMU के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 1 AMU आखिर होता कितना है। तो 1 AMU 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम जो कि कार्बन 12 होता है। ठीक है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन के बराबर भी होता है। ठीक है, और इसको फार्मूला के रूप में जानते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में तो -10⁻27 kg हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई 1 AMU की वैल्यू। अब हम लोग एटॉमिक मास की ओर चलते हैं। एटॉमिक मास को अच्छे से जानते हैं। एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब मॉलिकुलर मास को भी जानना पड़ेगा ना। तो मॉलिक्यूल मास को जानने के लिए हम लोग को पहले रिलेटिव मॉलिकुलर मास जानना होता है। जैसे वहाँ एटॉमिक मास के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास लिए थे, उसी प्रकार रिलेटिव मॉलिकुलर मास जानना होगा। तो चलिए देखते हैं रिलेटिव मॉलिकुलर मास होता क्या है। रिलेटिव मॉलिकुलर मास का फॉर्मूला है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन वन कार्बन एटम। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव मॉलिकुलर मास का फॉर्मूला। अब इसी प्रकार मॉलिकुलर मास का क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं, रिलेटिव मॉलिकुलर मास इंटू 1 AMU। तो ये हो गया मॉलिकुलर मास। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ चलते हैं। अब जानते हैं मोल। मोल होता क्या है? मोल कंसेप्ट में मोल है क्या? तो मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो एक ऐसा सब्सटेंस का अमाउंट है, मतलब क्वांटिटी है, जो कि एटम कार्बन के एटम में 12 ग्राम के कार्बन के एटम में मौजूद होता है। मतलब कि 12 ग्राम के कार्बन के एटम में जितनी भी अमाउंट प्रेजेंट है स्पीसीज की या एंटाइटल्स की, उसे ही हम लोग मोल कहते हैं। तो मोल इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एंटाइटल्स हैं उसे एक सेपरेट नाम दे दिया गया। उस नाम को ही हम लोग कहते हैं क्या?
एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट को हम लोग डिनोटेट करते हैं Na से, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू होती कितनी है। फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है, उससे हम लोग जान लेते हैं कि एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। मतलब 12 ग्राम कार्बन 12 में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम मौजूद होते हैं। इसे ही हम लोग मोल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अब जानते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या है आखिर। ग्राम एटॉमिक मास है जो कि ग्राम में होता है। मतलब इतना एटॉमिक मास जो 1 ग्राम में प्रेजेंट होता है उसे ही ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक मोल में कितना ग्राम ऑफ मास होता है, उसे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्राम एटॉमिक मास, आगे चलकर काम आएगा। अब हम लोग ग्राम मॉलिकुलर मास भी देख लेते हैं। जैसे ग्राम एटॉमिक मास हुआ उसी प्रकार ग्राम मॉलिकुलर मास भी हो। तो मॉलिकुलर मास में जितना ग्राम सब्सटेंस होता है उस क्वांटिटी को ही हम लोग ग्राम मॉलिकुलर मास कहते हैं। मतलब एक्सप्रेशन ऑफ मॉलिकुलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स कैन बी कॉल्ड एज ग्राम मॉलिकुलर मास, ठीक है। फर्दर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग एक चार्ट है, चार्ट को एनालाइज करते हैं। चार्ट से हम लोग को बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो क्या देखते हैं, कोई भी मास अमाउंट है, अमाउंट उसे मोल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या करना होगा। फिर मोल एनालिसिस करेंगे तो उसमें क्या क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से मोल निकलेगा और मोल फिर डिवाइड होगा, तो इसे ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब आप लोग फिगर नोट कर लीजिए, उसके बाद एक एक करके मैं समझा देता हूँ। चार्ट के सहारे से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोई भी मास से ग्राम में मास होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट से, तो वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझिए आप, मास को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट से तो वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग रिएक्शन में मोल एनालिसिस कर लेंगे और फिर मोल निकाल लेंगे जिसका हम लोग को निकालना था। उसी मोल को हम लोग अगर एटॉमिक वेट से इंटू कर देंगे तो ग्राम निकल जाएगा अगले कंपाउंड का, या उसको वॉल्यूम्स में निकालना होगा तो 22.4 से हम लोग इंटू कर देंगे तो वॉल्यूम में एसटीपी में निकल जाएगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट जान लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, द रिएजेंट विच इज़ कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट। मतलब ऐसा रिएजेंट है रिएक्शन में जो कि लिमिट कर देता है रिएक्शन को फर्दर होने में, ठीक है। रिक्वेस्ट रिएजेंट विच इज़ कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। मतलब वो लिमिट मतलब रोक देगा, ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, वो ख़त्म तो पूरा रिएक्शन ख़त्म, दूसरा मौजूद रहे फिर भी। अब मिसलेनियस कुछ फार्मूले हुए और कुछ कंसेप्ट है, उन्हें भी देख लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास जैसे नाम से ही समझ आ रहा होगा, एटॉमिक मास का एवरेज लेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। तो क्या होता है देख लेते हैं। वेटेड एवरेज ऑफ द आइसोटॉपिक मासेस of the elements naturally occurring isotopes। मतलब जितने भी आइसोटॉप्स का एवरेज ले लेंगे, जैसे कार्बन का 3 आइसोटॉप्स, 3 का एवरेज ले लेंगे और उसका परसेंटेज कितना है प्रेजेंट है, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो देख लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या है। देखिए, जैसे A1 X1 है, A2 X2 है, बाई 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा। A1 वहाँ एटॉमिक मास हो जाएगा और X1 हो जाएगा उसका परसेंटेज, ठीक है। मीन मोलर मास देख लेते हैं। एवरेज मोलर मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, क्योंकि मोलर मास डिफरेंट तरह का सब्सटेंस है, सबका एवरेज कर देंगे तो हम लोग को एवरेज मोलर मास निकल जाएगा। एक कंटेनर में कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे जितने भी डिफरेंट सब्सटेंस है उसका मोलर मास को हम लोग एवरेज निकाल लेंगे तो वो
एवरेज मोलर मास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए, N1 M1 प्लस N2 प्लस M3 डॉट 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 बाय N1 प्लस N2। यहाँ M हो जाएगा मोलर मास, N हो जाएगा मोल्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, इट इज एन इमेजिनरी और एपरेंट चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब इमेजिनरी चार्ज है जो कि एटम के ऊपर डेवलप हो जाता है जब रिएक्शन में वो टेक पार्ट करता है तो। ठीक है, जब वो अपने फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है या फिर कंबाइंड स्टेट से फ्री स्टेट में जाता है तो सर्टेन चार्जेस डेवलप करता है अपने ऊपर, उसी को ही हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब जानते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि जानते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन मिलके बना है ऑक्सी एडिशन। ठीक है, ऑक्सीजन एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, ये रहा हम लोग का एग्जांपल, देख लेंगे इससे। फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो वो भी तो ऑक्सीडेशन ही हो जाएगा। फिर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, चार्ज को बढ़ा देंगे उसके ऊपर से, तो वो भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को भी बढ़ाएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग अगर रिमूव करेंगे तो वो भी ऑक्सीडेशन में ही पार्ट होगा। जनरली मतलब जितना भी हम लोग के पास चार्ज है उस चार्ज को बढ़ाना वही ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन क्या है? रिडक्शन देखिए नाम से है रिड्यूस करना। अगर वही चार्ज को हम लोग रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे, तो वह जगह रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिमूव कर दी, वहाँ ऐड कर रहे थे तो ऑक्सीडेशन, रिमूव करेंगे तो क्या? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऐड करेंगे तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जैसे मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो वो रिडक्शन होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर भी डिक्रीज होगा तो रिडक्शन होगा। और फिर अब इलेक्ट्रॉन को किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक टर्म्स हैं, आपको होल कंसेप्ट समझने में आसानी होगी, प्रॉब्लम बनाने में मददगार होगी। अब हम लोग और आगे की ओर चलते हैं। अब जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग आखिर निकालेंगे कैसे। कैसे आप तो समझ गए ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, लेकिन निकालेंगे कैसे? कुछ तो रूल होगा। तो रूल इस प्रकार है, जैसे फ्लोरीन हम लोग जानते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन क्या रहेगा? -1। किसी भी केस में वो -1 ही शो करेगा, ऑक्सीजन एटम -2 शो करेगा। इसी प्रकार हम लोग हाइड्रोजन के केस में लेते हैं, हाइड्रोजन जैसे डुअल नेचर शो करता है तो ये भी ऑक्सीडेशन नंबर डुअल शो करेगा, +1 भी -1 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर मेटेलिक नेचर शो करेगा तो +1, और नॉन मेटेलिक शो करेगा तो -1। ठीक है, हेलोजन के केस में सब में हम लोग -1 ही लेते हैं, लेकिन अगर वही हेलोजन से भी कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद रहा उसके पास में तो हेलोजन पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप कर सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं, KClO3 यहाँ Cl का +5 हो जाता है, यही है कुछ रूल। अब मेटल्स के रूप में देखते हैं, अल्कली मेटल जो है उसका हमेशा +1 रहेगा, अल्कली अर्थ में रहेगा +2 रहेगा, एल्युमिनियम का ग्रुप रहेगा तो +3 रहेगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करके एग्जांपल के रूप में आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे Na2SO4 है, तो हम लोग को Na का अगर निकालना है क्या ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे निकालेंगे? देखिए Na को x मान लेंगे और S को हम लोग जानते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है, और ऑक्सीजन का -2, अभी बताया था -2 हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए 2x जैसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, +6 -2 × 4 जितना उसका एटम है सर इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे, x 1 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का हमेशा 1 हो। ठीक है, अब दूसरे की मदद से देखते हैं KClO3, यहाँ आपको बताया था +5 हो जाता है, तो कैसे हो जाता है देखिए। अब पोटासियम अल्कली मेटल है तो इसका 1 हो जाएगा, क्लोरीन को x मान लिए, पोटासियम का 1 हो जाएगा, क्लोरीन x है,
और ऑक्सीजन का -2, जैसे बताया था वहाँ आपको रूल में -2 रहेगा हमेशा, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे KClO3, तो K का 1 1, उसमें प्लस क्लोरीन का X और -2 × 3 = 0 इक्वेट कर देंगे, तो इससे X की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +5। तो इस देखिए ऐसे ही हम लोग का क्लोरीन +5 शो किया, जबकि ये हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो उसके बगल में मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई परेशानी, यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। अब देखते हैं हम लोग जज कैसे करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन एजेंट है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट क्या हुआ, जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाए या ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, जो रिडक्शन करवाए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। फिर निकालने के बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर अगर सबसे कम है तो वो क्या हो गया, रिडक्शन करवाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका सबसे ज़्यादा है तो वो ऑक्सीडेशन करवाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो वो रिडक्शन कराएगा। अगर अगर अब ये गौर करने वाली, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में हो सकता है ना, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, तो क्या होगा, तो होगा कि वो कुछ भी करा सकता है, रिडक्शन भी करा सकता है, ऑक्सीडेशन भी करा सकता है, दोनों करा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो इससे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन जो होता है उससे मदद मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो दोनों करा सकता है, वो ऑक्सीडाइज भी कराएगा, रिड्यूस भी कराएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा रिकैप करके, आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब फर्दर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जानते हैं, रिडॉक्स क्या होता है। देखिए रिडॉक्स मिल के बना हुआ है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, दोनों एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नाम से ही पता चल गया क्या है, एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली दोनों टेक प्लेस करें। जैसे एग्जांपल में देखिए 10FeSO4 + 2 KMnO4 + 8H2O गिव्स 5Fe2SO4 होल 3 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8H2O, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +2, Mn का +5, यहाँ पे Fe का +3, यहाँ Mn का +2। तो देखिए Fe का क्या हुआ, +2 से +3 हो गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, वहीं Mn का +5 से +2 हो गया तो रिडक्शन हुआ, घट गया ना, देखिए उसमें बढ़ा इसमें घट गया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग और आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सॉल्यूशन में क्या क्या हम लोग की कंसंट्रेशन टर्म आएगी सब देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस कैन बी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, जब हम लोग चीनी को घोल देंगे या नमक को घोल देंगे पानी में तो वो भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। तो क्या क्या रहता है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, सॉलिड इन सॉल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन इवन आफ्टर सॉल्यूशन इज केप्ट। मतलब देखिए शरबत बना लीजिए, उसको रख दीजिएगा तो क्या फिर से वो चीनी बैठ जाएगा, नहीं ना बैठेगा। तो यही हो गया सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल और कुछ कंपोनेंट। अब सॉल्यूशन को आप लोग एक बार शरबत घोलिए, फिर उसको छानिएगा तो चीनी वापस आएगा, नहीं आएगा। तो वही है सॉल्यूशन के कुछ फीचर्स दिखाए, ठीक। अब आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की ओर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गौर करने वाली बात है यहाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या क्या कंसंट्रेशन टर्म है, मोलरिटी, एम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलालिटी स्मॉल एम से, मोल फ्रैक्शन एक्स से, परसेंटेज कैलकुलेशन और पार्ट्स पर मिलियन। तो चलिए जानते हैं मोलरिटी क्या है। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है।
मतलब नंबर ऑफ जितना भी सॉल्यूट का है वेट, उसको वॉल्यूम के रेशियो में देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन का, तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या, मोलरिटी। ठीक है, यहाँ W क्या है, W है ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे और उसके बाद फिर वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का मोलरिटी आ जाएगा। अब मोलरिटी क्या है, मोलरिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जैसे शरबत लिए हम लोग, तो पानी में क्या घोले, चीनी घोले, तो चीनी बाय पानी करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा क्या, मोलरिटी। और क्या, तो यहाँ y बाय एम नॉट एक्स इंटू 1000, तो y वहाँ हो जाएगा सॉल्यूट का वेट, x हो जाएगा आपका सॉल्वेंट का वेट, और इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन की ओर। मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब ये एक रेशियो है सॉल्यूट का मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स के बीच में टू टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं, डिराइव कर लेंगे, देख लेंगे क्या होता है। तो देखिए, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बी स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बी कैपिटल एन। मतलब सॉल्यूट का हम लोग मोल ले लिए स्मॉल एन, सॉल्वेंट का ले लिए कैपिटल एन, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये स्मॉल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन स्मॉल एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। उसी प्रकार सॉल्वेंट का हो जाएगा कैपिटल एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अब x1 x2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये गौर करने वाली बात है, इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन देख लेते हैं। परसेंटेज कैलकुलेशन क्या होता है, किसी भी परसेंटेज निकालना किसी भी रेशियो में। ठीक है, तो आप देख रहे थे पहला हम लोग का वेट बाय वेट परसेंटेज, तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100 करेंगे तो ये निकल जाएगा वेट बाय वेट परसेंटेज। इसी प्रकार वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100 करेंगे तो निकल जाएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100 करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो यही 3 है हम लोग के इसमें परसेंटेज कैलकुलेशन। आप जानते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन हम लोग का है मास ऑफ सब्सटेंस बाय टोटल मास इंटू 10⁶। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये पार्ट्स पर मिलियन हम लोग का क्वांटिटी दिखाने के लिए यूज होता है। ठीक है, इस प्रकार मोल कंसेप्ट के सारे टॉपिक कवर हो गए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।